हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक मॉडल से हमें ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरीके से हमें पता चली या क्या क्या स्टेप्स में हमें पता चली, इसके लिए कौन कौन से मॉडल्स आए। तो सबसे पहला जो मॉडल आया वो था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, देन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, देन बोहर एटॉमिक मॉडल और देन लास्ट लेटेस्ट क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए, ये तो कंटिन्यूअस हम पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, लेकिन रदरफोर्ड से बोहर पे आने से पहले हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। मीन्स दो ऐसी डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट हुई इसके बीच में कि हम डायरेक्ट रदरफोर्ड से बोहर में नहीं आ सकते। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद हम इन डिस्कवरीज के बारे में देखेंगे, देन हम स्टडी करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल की, और देन क्वांटम लेटेस्ट क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, इसी का ही नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, इसी को ही हम रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, यही वाटरमेलन मॉडल है। मीन्स थॉमसन ने हमें सबसे पहले ये बताया कि एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से मैनेज रहते हैं, किस फॉर्म में मैनेज रहते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में, स्फेरिकल के फॉर्म में, कैसे ये अरेंज रहते हैं। ये सब बात सबसे पहले जो बताई थी, फर्स्ट जो मॉडल दिया था वो किसका था? थॉमसन का। यानी ये किसने दिया आपको? 1898 में दिया। किसने दिया? सर जे थॉमसन। और ये क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट किसका कर रहे थे? गैसेस में कैसे कंडक्शन होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है गैसेस के थ्रू, इसकी स्टडी कर रहे थे। और इस समय उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, चार्ज अपॉन मास रेशियो की डिस्कवरी, और उसके साथ साथ एटम का मॉडल भी दिया। इसीलिए इन्हें 1906 के अंदर, इनको 1906 में नोबेल प्राइज दिया गया। इस मॉडल के इन्होंने क्या फीचर्स बताए, इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये फीचर बताया कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, यानी ना तो स्क्वायर है, ना वो रेक्टेंगुलर है, ना ये कोन के शेप में, किसी भी शेप में नहीं है। ये सिर्फ ओनली एंड ओनली किस फॉर्म में होता है? स्फेरिकल फॉर्म में। और उन्होंने ये बताया कि जो भी इसका पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ऑलमोस्ट जीरो, यानी 0.00054 AMU होता है, यानी इट इज ऑलमोस्ट जीरो। और प्रोटॉन का मास जो होता है वो इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। जब इन्होंने ये बताया था तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इसलिए 1.007 AMU, यानी इसके पास मास है और इसके पास मास नहीं है। इसी दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, एक के पास मास है और एक के पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो स्फीयर बना हुआ है वो किसका है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक क्लाउड है। ये लिखा हुआ है स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट, दैट इज द प्रोटॉन। और इसका रेडियस, मीन्स ये स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप मीन्स फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, और होलो नहीं है, ये सॉलिड। फुटबॉल तो क्या होती है? होलो होती है, खोखली होती है, अंदर उसके कुछ भरा हुआ नहीं होता, एकदम सॉलिड स्फेरिकल शेप होती है। और इस एटम की रेडियस, ये एटम और इसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होती है। मीन्स ये स्फेरिकल होगा और इसकी रेडियस कितनी होगी? 10⁻⁻10। और इसके अंदर पूरा पॉजिटिवली चार्ज, ये देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पूरा पूरे स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहता है पॉजिटिव चार्ज। यानी ये मास जो है वो पूरे स्फेरिकल में फैला हुआ रहता है, और इसमें जिसके पास चार्ज नहीं है वो इसके साथ में कहीं कहीं फिट हो जाते हैं, लेकिन
इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन स्फेरिकल शेप जो एटम की होगी उसमें ये न्यूट्रल होता है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। बस इतनी सी बात बताई थी इन्होंने। 3-4 पॉइंट है इसके। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एटम इज स्फेरिकल शेप्ड। एटम कैसा होता है? एटम इज स्फेरिकल शेप्ड। स्फेरिकल शेप्ड होता है ये, और इसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होती है। रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻, इस ऑर्डर का होता है 10⁻⁻10 मीटर, मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम। 10⁻⁻10 मीटर मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। और पॉजिटिवली चार्ज जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पॉजिटिव चार्ज of an atom is uniformly distributed over the sphere. Uniformly distributed over the sphere. यहाँ पे लिखना मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मास, चार्ज नहीं कह रहे, मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर, और इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इनटू इट। इलेक्ट्रॉन इज embedded into it such a manner to give most stable electrostatic arrangement. In such a manner it has most stable electrostatic क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट कहलाता है। एक लास्ट पोर्शन इसका, फोर्थ पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ पॉइंट, एटम इज न्यूट्रल, so number of proton is equal to number of electron, है ना। फोर्थ पॉइंट हो गया। ये 4 थे इसके पॉइंट। देखिए फिर से एक बार और रिपीट। स्फेरिकल होगा, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ये स्फेरिकल होना चाहिए, इसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होता है, इसका जो मास होता है पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द स्फीयर, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं इनटू स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जो रिजल्ट्स आ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम फाइंड आउट करने के, अदर एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यानी रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब उसके बाद इसका कंपैरिजन रदरफोर्ड से जस्ट पहले थॉमसन था, तो उन्होंने थॉमसन के जो एजम्पशंस थे ये 4 उसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू किया, लेकिन रदरफोर्ड का जो कंक्लूजन था वो इससे मैच नहीं हो रहा था। रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्व किया वो इससे मैच नहीं हो रहा था। इट मीन्स ये थ्योरी एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुई थी, ओनली थ्योरेटिकली ये बात प्रूव की गई। ये 4 पॉइंट ये थ्योरेटिकली है, एक्सपेरिमेंटली इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए धीरे धीरे इसके डिस्कवरी या इसके जो पॉइंट्स थे उनको
और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है और ज्यादा सुधारा गया। और इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट आएगा वो क्या था, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, या इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मॉडल किसने दिया, नाम से ही पता चल रहा है, रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स ने दिया। स्टूडेंट कौन थे, गेगर एंड मार्स्टन, ये दो थे। और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन वेरी थिन गोल्ड फॉइल। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने क्यों लिया अल्फा पार्टिकल्स, और दूसरी बात इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया। ये दो चीजें कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स ही क्यों लिए, ये भी देखिए। यहाँ पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और यहाँ पे ये गोल्ड की फॉइल ली। तो सबसे बड़ी बात ये कि इसने गोल्ड की फॉइल क्यों ली, क्योंकि गोल्ड की फॉइल को बहुत ज्यादा थिन किया जा सकता है ना। ये जो आपको गोल्ड की फॉइल के ये एटम्स दिखाई दे रहे हैं, इसकी थिकनेस को, गोल्ड फॉइल की थिकनेस को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, यानी बहुत ही थिन लेयर इसकी बनाई जा सकती है। दूसरी बात, अल्फा पार्टिकल्स इसलिए लिए क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और थॉमसन ने ये बताया था कि जो पूरा एटम है वो स्फेरिकल है और वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इस हिसाब से इसमें डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा होना चाहिए, और वो यही देखना चाह रहे थे। उन्हें मालूम था कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, He+2, हीलियम आयंस जो होते हैं यही अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, और ये भी पॉजिटिव है। थॉमसन ने क्या बताया, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है ना। तो इस वजह से इन्होंने देखा कि इस पर क्या इफेक्ट होता है। अल्फा पार्टिकल्स की नेचर की स्टडी करना चाहते थे, लेकिन कुछ और हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल क्यों लिए, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है, मास ज्यादा होता है। नाउ गोल्ड फॉइल क्यों लिया, बहुत ज्यादा थिन किया जा सकता है। अब इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिया, लेड प्लेट लिया, उसमें छोटा सा पिन होल कर दिया ताकि जो अल्फा पार्टिकल से डायरेक्ट इस पर स्ट्राइक कर सके गोल्ड फॉइल पर। ये गोल्ड फॉइल, इसके चारों तरफ क्या है, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल का सर्कुलर पाथ है। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये किसकी बनी होती है, ZNS की। ये क्या होता है, फ्लोरेसेंट या फास्फोरेसेंट मटेरियल का बना होता है, फास्फोरेसेंट मटेरियल का बना हुआ होता है। क्या होगा, ये मटेरियल क्या होता है, जैसे ही इसके ऊपर कोई बीम जाएगी, लाइट की या इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, किसी की भी, तो वो जैसे स्ट्राइक होगा वो ग्लो करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ स्ट्राइक हुआ और कहाँ कहाँ ग्लो हो रहा है। तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, लाइट से पास आउट हुआ, पिन होल है इसलिए यहाँ से डायरेक्ट किस पर गया, गोल्ड फॉइल पर। गोल्ड फॉइल से देखिए ये डिफ्लेक्शन हो गया, कुछ यहाँ पर हो गया, कुछ यहाँ हो गया, कुछ सीधे चले गए, ऐसे डिफ्लेक्शन ये हो गया, है ना, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। और एक या दो पार्टिकल्स ऐसे थे जो वापस चले गए। तो ये चीज इसमें बताएगी, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या किया। इस एक्सपेरिमेंट जब इसका किया गया तो इसमें सबसे पहले इन्होंने हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स जो रेडियो एक्टिव सोर्स से आ रहे थे वो डायरेक्ट किस पर गए, he used high energy positively charged alpha particles. For this radioactive material is used. उस समय डिस्कवरी इसी की चल रही थी, इसीलिए हमने इससे पहले वाले सेशन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में देखा था।
active material is used as a source. इन्होंने ये लिया, देन क्या किया इन्होंने, इसका किस पर देखा डाला गया, बीम जो होगा अल्फा पार्टिकल्स का वो किस पर डाला गया, गोल्ड फॉइल पर. अल्फा पार्टिकल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल्ड फॉइल. कौन सी, वेरी थिन गोल्ड फॉइल. और इसमें क्या यूज किया गया, गोल्ड फॉइल जो थी उसके चारों तरफ gold foil is surrounded by fluorescent screen. When alpha particles hit glow, उसमें क्या होगा, वो चमकेगा. ये इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स लिए पॉजिटिवली चार्ज, उसके लिए रेडियो एक्टिव सोर्स लिया इन्होंने, डायरेक्टेड किया किसकी तरफ, गोल्ड फॉइल की तरफ. गोल्ड फॉइल जो थी उसके चारों तरफ फ्लोरेसेंट मटेरियल था, और जब अल्फा पार्टिकल स्ट्रक करता है स्क्रीन पर तो वो स्क्रीन ग्लो होती है. नाउ क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन देखिए इसका. नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन. बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी यहां से ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे सीधे, ये क्या है यहाँ पर, गोल्ड फॉइल. और ये इसने बाद में जो स्ट्रक्चर जैसा उसने ऑब्जर्व किया फिर रिजल्ट निकाला, तो उसके अकॉर्डिंग उसने ये बताया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड रहे, सीधे निकल गए एकदम बिना डेविएट हुए. मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो थे ये सीधा है, ये डायरेक्ट है, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है. इसमें भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, नो डिफ्लेक्शन, स्लाइटली डिफ्लेक्टेड. देखिए ये आया सीधा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया. ये देखिए यहाँ से यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स है, ये डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स है, ये डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स है. मीन्स यहाँ पर कुछ मोस्ट ऑफ जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, ये अनडिफ्लेक्टेड है. मीन्स इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, किसी भी एंगल पर ये डेविएट नहीं हुए. यही ऑब्जर्वेशन उसने हमें लिखना है यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, यानी पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल. most of alpha particles are passed through gold foil. That is, they are undeflected. और देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे थे जो डिफ्लेक्टेड कुछ एंगल्स पर हो गए, यानी थोड़े से ऐसे थे जो जो डिफ्लेक्टेड हो गए कुछ एंगल से. स्मॉल पोर्शन फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, लिखेंगे अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स are deflected by some angles.
बाय स्मॉल एंगल्स लिख लेते हैं, थोड़े से एंगल्स पर वो डिफ्लेक्ट हो गए। अब देखिए यहां पर आपको एक पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 में से एक ऐसा था जो यहां से टकराया, ये वाला पार्टिकल देख लेते हैं, जो सीधा था और वापस एसी की तरफ आ गया, यानी बाउंस हो गया, वापस लौट कर आ गया, वहां पे आ गया जहां से सोर्स था। इट मीन्स वेरी फ्यू पार्टिकल्स जो थे वो बाउंस्ड बैक। वेरी फ्यू पार्टिकल्स, कितने फ्यू थे? 1 out of 20,000 are deflected, are bounced back. Most of alpha particles, a very few alpha particles are bounced back, that is they are deflected by 180-degree angle. They are deflected by 180-degree angle. ये 3 ऑब्जर्व किए इन्होंने। देखो जब भी हमें रदरफोर्ड मॉडल लिखना पड़ेगा तो हमें देखना पड़ेगा क्या एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, और देन उसके बाद उसका डायग्राम आएगा, डायग्राम के बाद में ये 3 इसने ऑब्जर्वेशन किए, जो इसने ऑब्जर्वेशन किया उसका कंक्लूजन भी दिया। हर ऑब्जर्वेशन का एक कंक्लूजन जरूर होगा। तो यहाँ पे इसने क्या कंक्लूजन दिया, देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल, दैट इज दे आर अनडिफ्लेक्टेड। अब आप खुद देखिए, ज्यादातर अगर मैं एक एटम की बात करूं यहाँ पर, तो ये मैं यहाँ पे एक एटम ले लेती हूँ। अभी आपको एटम की ये स्ट्रक्चर मालूम है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस और छोटे से पोर्शन के अंदर, और ये न्यूक्लियस और इसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब देखियो यहाँ पर अल्फा रेज जा रही हैं, अल्फा रेज यहां से गई, ये अल्फा रेज पास हो रही है यहां से, ये अल्फा पार्टिकल्स है ना, और यहां पर ये अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स हो गए। एक और देखिए, ये अल्फा पार्टिकल्स। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं रास्ते में बीच में, तो ये डिफ्लेक्ट कहाँ से होंगे, है ना, ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन इनमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास में कुछ है ही नहीं, इनके रास्ते में इनको डिफ्लेक्ट करने वाला कोई है ही नहीं, ना इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन, तो इसका मतलब खाली है ये हिस्सा कैसा है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो सीधे चले गए, ये अल्फा पार्टिकल, ये भी अल्फा, ये क्या अनडिफ्लेक्टेड है। क्यों है अनडिफ्लेक्टेड? अनडिफ्लेक्टेड है क्योंकि मोस्ट ऑफ स्पेस जो है वो हॉलो है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। क्या होगा? मोस्ट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो पहला ऑब्जर्वेशन इसने देखा उसके अकॉर्डिंग क्या है, मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, खाली है ये। अब देखिए सेकेंड ऑब्जर्वेशन, देखिए यहाँ पे क्या, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ पोर्शन ऐसा था जो कि क्या हुआ, थोड़े से पोर्शन थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। कैसे? ये देखो, अगर कोई इसके पास से जा रहा है ना, ये अगर इसके पास से गया
तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट हो जाएगा मीन्स ये चीज कैसे हो जाएगी, हल्की सी ये डिफ्लेक्ट हो गया, अपवर्ड या डाउनवर्ड किसी भी तरफ हो सकता है। इसी तरीके से अगर ये पोर्शन इसके पॉजिटिव चार्ज के पास में आया तो ये क्या हो गया, फिर से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखो ये डिफ्लेक्ट हो गया, पॉजिटिव तो रिपेल करेगा ना एक दूसरे को, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़े से पोर्शन पे ही कंसंट्रेट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड, देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑब्जर्वेशन। क्या कहता है सेकेंड ऑब्जर्वेशन, कि ज्यादातर कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसका क्या मीनिंग है, पॉजिटिव चार्ज has to be concentrated in a very small volume of an atom, in a very small volume of an atom, बहुत ही कम एरिया होता है। और इसी का ही नाम इसने क्या दिया, न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, रदरफोर्ड को। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसी को ही हम न्यूक्लियस कहते हैं। नाउ रेडियस ऑफ एटम, ये तो बता ही दिया था किसने, 10⁻⁻10 मीटर। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। यानी 1 FM 1 फर्मी मीटर की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा, और 1 एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ एन एटम होगा। नाउ न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय एटम, the nucleus is surrounded by इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ, और दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस, they move around the nucleus in a very high speed, with a very high speed, very high speed in a circular path, in a circular path। और क्या खास बात बताई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से ये एक दूसरे में मर्ज नहीं होते। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट बिटवीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो सबसे बड़ी बात क्या आ गई यहाँ पर, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया, ये ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस क्या क्रेडिट जाएगा किसको, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बारे में। और ये तो हो ही गया इसका। नाउ ड्रॉबैक क्या रहे, देखिए सबसे पहले इसने ऑब्जर्वेशन किया, फिर कंक्लूजन निकाला,
क्या किया रहा और उसके बाद इसकी कमी क्या रह गई। अब कमी क्या रह गई, तो ये देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिया इसने, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज था और उसके बाद में यहाँ पर इसने बताया इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। इसी बीच में मैक्सवेल भी यही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने मतलब कि यहाँ रदरफोर्ड ने तो किसको देख के दिया, सोलर सिस्टम को देख के, कि जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर पाथ पर रोटेट कर रहे हैं और एक दूसरे में कभी मर्ज नहीं होते, ऐसा ही एटम में है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग, इसलिए वो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो मर्ज नहीं होगा, यानी स्टेबल होगा। लेकिन मैक्सवेल ने क्या कहा, उस समय वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, एक्सेलरेट करता है, तो वो कुछ रेडिएशंस को इमिट करता है। जब वो रेडिएशन को इमिट करेगा तो एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी कम होगी तो मास भी कम हो जाएगा, मास कम होगा, रेडियस कम हो जाएगा उसका, और अल्टीमेटली वो किस में मर्ज हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस में मर्ज हो जाना चाहिए। मीन्स इसने ये नहीं बताया कि एटम की व्हाई एटम इज स्टेबल या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मर्ज क्यों नहीं होता, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल साइंटिस्ट का नेम है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल when charged particle move it emit radiations, so energy reduces या lost, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इमिट क्या करेगा, रेडिएशंस को, और एनर्जी जो होगी वो कम होती रहेगी और ऑर्बिट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन also emit radiations, energy is lost, and orbit contracted. Ultimately electron merge into nucleus, but it doesn't happen. Rutherford cannot explain this. Rutherford cannot explain यानी ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये क्या कहता है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रेडिएशंस को इमिट करता 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 ये इस न्यूक्लियस में मर्ज हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं। नाउ एक और चीज जो ये नहीं एक्सप्लेन कर सका, कि इसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होती है एटम की, उसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। इट कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, मतलब कि अरेंजमेंट कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना, कि आप जैसे अभी करते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 रखते हो, फिर 8 रखते हो, फिर और 18 रखते हो, तो वो
ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसी तरीके से स्पेक्ट्रा कैसे बनते हैं उसके बारे में नहीं बता सका, इनके अंदर किस तरीके से वेव्स का प्रोडिक्शन होता है और कैसे वो डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस शो करते हैं, और बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी कमी रही थी। और नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट बोहर मॉडल। लेकिन बोहर मॉडल को पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना होगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना होगा। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बारे में देखते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? हीटेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब या इमिट करते हैं थर्मल रेडिएशन। आपने देखा हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी लोहे की चीज को आप बहुत ज्यादा हीट अप करो तो उससे क्या निकलती है? थर्मल रेडिएशंस, है ना? तभी तो वो एनर्जी का लॉस करता है, अपने हीट कम करता रहता है। इसी तरीके से जब आप उसको गर्म करते हो तो वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है लाइट को या हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा, अगर हम उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दे तो वो थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब इमिट करते हैं। और जो ये इमिट होगा या ये इमिशन जो होगा वो रेडिएशंस के फॉर्म में होता है, और इन रेडिएशंस को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। These radiations consist of electromagnetic waves of various frequencies और wavelength। क्या कहना चाह रहा है? जैसे आप लोहे की एक रॉड को गर्म करो तो गर्म करने पर इनिशियली वो वाइट कलर की होगी और फिर रेड होगी, और ज्यादा करोगे तो वो ब्लू कलर की हो जाएगी। तो आप देख रहे हो उसमें अलग अलग तरीके के कलर्स डेवलप होते हैं जब हम उसको हीट अप करते हैं। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि ये रेडिएशंस जो होते हैं वो वेरियस फ्रीक्वेंसीज के होते हैं या वेरियस वेवलेंथ के होते हैं। वेवलेंथ क्या है? तभी हमें इनका कलर शो हो रहा है। These wavelengths also emit accelerating charge particle। ये जो वेव्स होती है ये तब भी डेवलप हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हमने रदरफोर्ड में देखा कि रदरफोर्ड ने मैक्सवेल ने क्या बताया? कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या इमिट करता है? रेडिएशंस इमिट करता है। ये रेडिएशंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। यही चीज यहाँ पे भी आई है कि जब भी कोई एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। इनकी सबसे पहले स्टडी किसने की? मैक्सवेल ने। और इसके बारे में और ज्यादा एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? हर्ट्ज ने, हेनरिच हर्ट्ज ने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में क्या बताया? दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है वेव नेचर और एक होती है पार्टिकल नेचर। आज हम सिर्फ वेव नेचर के बारे में पढ़ने वाले। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वेव नेचर क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर जैसे लाइट सन से जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ही होते हैं। उसमें दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो तरीके के फील्ड होते हैं और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक कैसे बना रखा है आप देखिए, ये एक्स एक्सिस तो आप कैसे बनाएंगे? ये दो एक्सिस है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। तो मैं एक एक्सिस इस तरीके से बना लेती हूँ, एक ये सीधा हो गया। एक्चुअली में ये परपेंडिकुलर है, एक इस तरीके से, एक ऐसे और एक सामने की तरफ। तो यहाँ पर तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। जब आप बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फर्स्ट हाफ थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको यहाँ से। ये देखिए ऐसे वेव ऐसे चलती है, यो एक क्रेस्ट एक दो, ऐसे वेव चलेगी, है ना? और जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो भी देखिए कैसे चलेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए किस तरीके से, ऐसे एक दूसरे के क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जितना नीचे की तरफ जाता है ये परपेंडिकुलर उतना ही नीचे की तरफ जाएगा, जितना ये ऊपर की तरफ उठेगा उतना
ये भी ऊपर की तरफ उठेगा, यानी दोनों फील्ड, एक ऐसे और एक ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव के फॉर्म में इधर और ये वेव की फॉर्म में इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, और पूरी कंप्लीट जो वेव होगी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स, एक की एक्स एक्सिस है दूसरे की वाई एक्सिस है, तो वे ऑफ प्रोपेगेशन जो होगा उस वेव का वो जेड एक्सिस होगा। यानी तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये देखिए यहाँ पे ये दिखा है, ये एक, ये यहां से देखिए, और सबसे बड़ी बात, सबकी फ्रीक्वेंसी, सबकी लैम्डा अगर वैक्यूम में लिया जाए तो ये सब सेम होता है। ये कौन सा फील्ड है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दिया। और यहाँ पे देखिए ये दूसरा, ये वाई डायरेक्शन में, इस तरीके से इसने दिया। तो ये कौन सा फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। और वेव कैसे चल रही है, अलग ही डायरेक्शन में, वे ऑफ प्रोपेगेशन अलग डायरेक्शन में होगा। और दो क्रेस्ट या दो के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ। नाउ यही सब बातें हमें यहाँ लिखनी होगी। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उसके अंदर आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो होती है उसके बारे में लिखना होगा कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव electromagnetic wave as both electric field यानी EF and magnetic field। or they are perpendicular to each other, they are perpendicular to each other। और ये दोनों वे ऑफ प्रोपेगेशन ये भी परपेंडिकुलर होते हैं, यानी तीन डायरेक्शन है, 3D है, और तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बोथ आर परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर के लिए क्या साइन होता है, ये बोथ आर परपेंडिकुलर टू वे ऑफ प्रोपेगेशन। जिस हिसाब से वेव चल रही है ऑफ वेव। नाउ अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपको दोनों में क्या क्या चीजें सेम लग रही है, इनकी लैम्डा, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव, आप देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, जितना ये है उतना ही इसका ये एम्पलीट्यूड है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, यहाँ लिख देते हैं। क्या क्या चीजें सेम है इनमें, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का लैम्डा कैसा रहेगा, सेम। लैम्डा क्या होता है, दो क्रेस्ट, इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस, या इसकी या इसके बीच की डिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो ले लो या क्रेस्ट ले लो, या और मैग्नेटिक फील्ड के दो या क्रेस्ट ले लो, इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वही क्या कहलाता है, लैम्डा। और इसमें दोनों का लैम्डा क्या होगा, सेम होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और इसके अलावा दोनों की स्पीड जो होगी और एम्पलीट्यूड जो होगा वो भी सेम होगा। इनकी स्पीड भी क्या होगी, सेम, एम्पलीट्यूड भी क्या हो गया, सेम। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस, ये एम्पलीट्यूड है, ये सब दोनों का क्या होगा, सेम, बट दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये चीज यहाँ पे लिख भी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ है
क्या क्या रखना है, ये सेम, क्या क्या चीजें सेम होगा, सेम लैम्डा, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, और क्या चीज सेम रखेंगे, और सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड, सेम एम्पलीट्यूड। अगर किसी भी वेव की बात करें, यहाँ पे बता देते हैं, बाकी आगे ये आएगा भी यहाँ पे। अगर ये वेव है, ये वेव, ये क्रेस्ट, ये दो, ये क्रेस्ट, ये दो, तो लगातार क्रेस्ट और दो के बीच का डिस्टेंस जो होता है, ये हाईएस्ट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। ए लिख देते हैं ओनली, ये कैपिटल ए होगा। और जिस स्पीड से चल रही है वेव, वो स्पीड क्या होगी, सी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लैम्डा। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, या E इज इक्वल टू एच न्यू, ये फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होगा, ये लैम्डा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट इन परपेंडिकुलर प्लेन। परपेंडिकुलर, एक चीज और देखिए, परपेंडिकुलर प्लेन, इसके अलावा ये वैक्यूम में मूव कर सकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन मूव इन वैक्यूम। अगर वाटर वेव की बात करें और साउंड वेव की बात करें, इन वैक्यूम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये वैक्यूम में भी चल सकती है। लेकिन अगर साउंड वेव की बात की जाए, वाटर वेव की बात की जाए, ये वैक्यूम में पास नहीं हो सकती। ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगी वो वैक्यूम में पास हो सकती है। नाउ कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर, वेवलेंथ्स क्या होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव, टू दो के बीच का डिस्टेंस, ये यहाँ देखिए, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, लैम्डा। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, स्मॉल एम। और अब बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी तो हम एंगस्ट्रॉन्ग में, पिकोमीटर में, मीटर में, इसमें भी लिख देते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन्ग, इस एक पिकोमीटर में 10⁻12 पिकोमीटर, फर्मीमीटर में 10⁻15 फर्मीमीटर, ज्यादातर ये यूज किए जाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हुए, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स pass through a point in a second, pass through a point in a second, एक सेकेंड में किसी भी पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हुए, उसको क्या बोल दिया, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से, रिप्रेजेंटेड बाय
ऐसे न्यू। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, एच जेड, या क्या होती है? सेकेंड इनवर्स, 1/सेकेंड, एसआई यूनिट है। नाउ स्पीड ऑफ लाइट, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से। तीनों में क्या रिलेशन होता है? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर क्या होगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रहता है। और कर देते, और इसमें आपको क्या चीज नोट करनी है कि अगर वैक्यूम कर दिया जाए तो सारी ईएमआर वेव्स जो होती है वो सेम स्पीड से चलती है। ऑल ईएमआर ट्रेवल विथ सेम स्पीड, ट्रेवल विथ सेम स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम में सेम स्पीड से चलती है। नाउ वेव नंबर आगे कर लेते हैं। वेव नंबर, इसको बोलते हैं हम न्यू बार। ठीक है, और न्यू बार क्या होता है? नंबर ऑफ लैम्डा पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ लैम्डा पर यूनिट लेंथ। न्यू बार क्या होता है? 1/लैम्डा। इसी को ही हम न्यू बार कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर इनवर्स। और कॉमन यूनिट क्या होती है इसकी? सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो ध्यान रखने पड़ेंगे। रिलेशन, रिलेशन क्या क्या होता है बिटवीन सी, लैम्डा, न्यू, न्यू बार। देखो E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, E इज इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा, न्यू हो गया यहाँ पे सी अपॉन लैम्डा, और 1/लैम्डा क्या होता है? न्यू बार होता है 1/लैम्डा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी न्यू बार। ये सारे रिलेशंस हैं जो कि आपको काम आते हैं एनर्जी के लिए। रिलेशन यहाँ पर ये रहेगा, है ना? ये बहुत बार काम आता है और ये भी काम आता है। तो आप ये चीज देख रहे हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, इज प्रोपोर्शनल टू न्यू बार, न्यू बार के भी प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये अभी काम आने वाला है फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या होगा। देर आर मैनी टाइप ऑफ ईएमआर वेव्स, और इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? एएमआर, ईएम स्पेक्ट्रा। ये होता है ईएम स्पेक्ट्रा। ईएम स्पेक्ट्रा क्या है देखिए आप, इसमें कौन कौन सी रेज हो गई यहाँ बता देते हैं आपको, और फिर उसके बाद पीछे की तरफ इसको डिस्क्राइब करेंगे। देखो यहाँ से, जब नेक्स्ट पेज पे ही बताते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा स्पेक्ट्रा है, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा रेज की होती है। ये गामा रेज वही है जो अल्फा बीटा गामा होता है। देन एक्स रेज, एक्स रेज, एक्स रेज कौन सी? जो आप हड्डियों का एक्सरे कराते हैं वो एक्स रेज है। देखिए एक्स रेज, गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, और ये क्या होते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। ये अल्ट्रावायलेट रेज वही रेज है जो कि हम क्या काम में लेते हैं? वाटर प्यूरिफायर में काम में लेते हैं। यूवी आपने सुना होगा, या आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में होल हो गया इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ रही है और हमारे स्किन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। ये वही अल्ट्रावायलेट रेज है। पूरा लिख देते हैं, यूवी को क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट। इसके बाद क्या होगा? विजिबल।
विजिबल रीजन के बाद क्या हो गया, इंफ्रारेड। विजिबल क्या, जो कलरफुल दुनिया दिखती है यही विजिबल है। देन IR, इंफ्रारेड। IR का मीनिंग क्या हो गया, इंफ्रारेड रीजन। नाउ माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, ये वही माइक्रोवेव्स है जिसमें चीजों को गर्म किया जाता है। और लास्ट है रेडियो वेव्स। ये वही रेडियो वेव्स है जिससे हमें मोबाइल सुनाई देता है, टीवी सुनाई देता है। मीन्स टेलीकम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है वो रेडियो वेव्स की वजह से ही हमें सुनाई देता है। अब जब आप लैम्डा से, या अगर आप इसकी एनर्जी देखो तो एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी, गामा की सबसे ज्यादा होगी। यानी इस तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज होगी। एनर्जी अगर डिक्रीज हो गई तो न्यू भी क्या हो गया, डिक्रीज। न्यू बार भी क्या हो गया, डिक्रीज। बट लैम्डा क्या हो गया यहाँ पे, लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये विजिबल रीजन की बात करें, जो इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है VIBGYOR, ये वही है विजिबल रीजन। वायलेट यूवी की तरफ होता है और रेड IR की तरफ होता है। R से R याद रखना है, VUV से विजिबल याद रखना है। तो ये जो पूरा स्पेक्ट्रा होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। इन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब सन से आ रही है लाइट तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। और कोई चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है, मीन्स घूमता है किसी भी पाथ पे, तो वो भी इसी तरीके की वेव्स डेवलप करता है। और इन वेव्स का क्या फ्रीक्वेंसी होता है और क्या इसका यूज है, हम ये पढ़ने वाले हैं। नाउ रेडियो वेव्स जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 हर्ट्ज होती है। और ये ब्रॉडकास्टिंग के काम में लिया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में काम में लिया जाता है। नाउ माइक्रोवेव, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 10⁻⁻10 हर्ट्ज होती है। और इसको हीटिंग पर्पस में काम में लिया जाता है या राडार पर्पस में। IR को हीटिंग में करेंगे, इसको राडार के लिए काम में लिया जाता है। IR मीन्स इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। और इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 10⁻⁻13 हर्ट्ज होती है। और इसका यूज किस में किया जाता है, हीटिंग पर्पस में। नाउ अल्ट्रावायलेट, देखिए IR और UV इसके बीच में आता है विजिबल, तो 10 और 16 इसके बीच में क्या आएगा, 15। अल्ट्रावायलेट, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, 10⁻⁻16 हर्ट्ज। और इसे किस काम में लिया जाता है, इट इज कंपोनेंट ऑफ सनलाइट। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, और फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो अल्ट्रावायलेट रेज ही एब्जॉर्ब करते हैं। और 10⁻15, देखिए ये प्लस में 10⁻15 हर्ट्ज किसका होता है, विजिबल रेज का। और यही रेज ऐसी है जिसको कि हमारी आईज जो है वो डिटेक्ट कर सकती है। our eyes कैन डिटेक्ट कर लेते हैं दिस रेज। अब आपको ये कलर दिख रहा है ना, ब्लू कलर है, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, या अलग अलग ये ग्रीन कलर है। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी जो लैम्डा है वो इस ऑर्डर की है, 10⁻15 हर्ट्ज की है। और यही चीज हमें हमारी आंखें देख सकती है। इससे कम या इससे ज्यादा जो रेंज है, ज्यादा किसकी है, 10⁻16 हर्ट्ज की, और कम 13, 10 और 6, ये कम है इससे। तो ना तो इससे कम को हम देख सकते हैं, ना ही हम इससे ज्यादा को देख सकते हैं। और इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स काम में लिए जाते हैं, उनके थ्रू ही हम इनको देख सकते हैं। और ये देखिए इसका ये चीज दी हुई है यहाँ पे, देखिए गामा, एक्सरे, यूवी, इंफ्रारेड, राडार,
यानी टीवी एफएम जो यूज करते हैं, शॉर्ट वेव्स, एएम, ये सब रेडियो वेव्स का ही एक पार्ट है। इसके बीच में ये पार्ट क्या हो गया, विजिबल। विजिबल के अंदर देखिए क्या आपको दिखाई दिया, ये लिखी हुई है विजिबल लाइट इसके अंदर, और 400 से लेकर के 750 nm तक, ये nm है, नैनोमीटर में होता है, और ये इसका रेंज है। तो कई बार रेंज पूछ लिया जाता है, विजिबल का रेंज कितना होता है, 400 to 750 या 800 भी बोल सकते हैं nm, ये इसकी क्या होती है, लैम्डा, और इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज के नियर अबाउट होती है। नाउ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो हमने इसका वेव नेचर पढ़ा, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ये देखो क्या क्या पढ़ा हमने, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और वे ऑफ प्रोपिगेशन के भी परपेंडिकुलर है, इनके पास लैम्डा है, न्यू है, सी है, ए है, वाइब्रेट जो करते हैं टू परपेंडिकुलर प्लेन्स में करते हैं, वैक्यूम में मूव कर सकते हैं सेम स्पीड से, और लैम्डा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पीड क्या है, वेव नंबर क्या है, और क्या इनमें रिलेशन है, इन सब के बारे में देखा। और क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पर बताते हैं, ये सारे वेव नेचर के बारे में है ना। जैसे ये सन से आने वाली रेडिएशंस जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या थर्मल जो रेडिएशंस है, उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है तो उसकी भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी उसके अंदर भी क्या होता है, वेव नेचर होता है। वेव नेचर मीन्स ऐसे पानी में जो लहरें उठती है वो वेव नेचर है। अगर आप तनी हुई डोरी कर दो और एक साइड से थोड़ा सा झटका देके हिलाए तो जो वेव डेवलप होती है, ये वही वेव नेचर है। और जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उसी को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह देते हैं। अब यहाँ से ये दो फिनोमेना है, उनको एक्सप्लेन करता है, एक डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, दूसरा इंटरफेरेंस ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई भी हर्डल आता है, तो वहां से जो बेंडिंग होता है वेव, उसी को ही आप क्या बोलते हो, बेंडिंग ऑफ वेव। क्या होता है ये, मुड़ना, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द ऑब्स्टेकल, कोई भी अराउंड द ऑब्स्टेकल। जैसे यहाँ पर कोई सॉलिड मटेरियल है, यहाँ से आप वेव डाल रहे हो और ये यहाँ से, जैसे लाइट वेव नेचर क्या है लाइट की, ये दीवार से टकराएगी और वापस लौट जाएगी, ये क्या होता है, डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन या डिफरेंस कर दे अगर हम टू वेव्स का, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। कॉम्बिनेशन और डिफरेंस ऑफ टू वेव्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स बोल देते हैं। इन दोनों को अगर एक्सप्लेन करना हो तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेव नेचर के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन ये वेव नेचर क्या नहीं एक्सप्लेन करती, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, ये चार ऐसी चीजें हैं जिसे कि हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनको एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टिकल नेचर की जरूरत पड़ेगी, और ऐसी वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, मीन्स दे शो ड्यूअल नेचर। जब ये चीज एटम में इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में दी गई तो उसे ही बोल दिया गया ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल नेचर से हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम यहीं से क्वांटम थ्योरी का जन्म हुआ, यहीं से पता चला क्वांटा क्या होता है, फोटोन क्या होता है, और उसके इन्हें हम एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर की हमें कैसे जरूरत पड़ेगी, इसको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, यानी आपको वेव नेचर के बारे में बताया। किसके वेव नेचर के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर के बारे में। और इसमें आपने दो मॉडल्स भी पढ़े, एटॉमिक मॉडल्स। कौन कौन से दो मॉडल पढ़े, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। और बोहर मॉडल पढ़ने से पहले आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, उसके बाद ही आप बोहर मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे का पढ़ेंगे।
आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।